नमस्कार आप सभी को। आज हम कंटेंट एनालिसिस या अंतर्वस्तु विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। सामाजिक जीवन से संबंधित अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य सामाजिक घटना की व्याख्या करना है। सामाजिक घटना की दो मौलिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। प्रथम, सामाजिक घटना की प्रकृति अधिकतर गुणात्मक होती है और द्वितीय जो हम देखते हैं कि घटनाएं अमूर्त होती हैं। सामाजिक घटना की उपयुक्त दो विशेषताएं इसे अस्पष्ट और जटिल बना देती हैं। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक घटना की व्याख्या करना काफ़ी जटिल कार्य होता है। यह समस्या यह उत्पन्न होती है कि सामाजिक घटना की प्रकृति का हमेशा विश्लेषण कैसे किया जाए। सामाजिक शोध की किस विधि का प्रयोग किया जाए ताकि सामाजिक घटना की प्रकृति की जटिलता को समाप्त कर हम अध्ययन को सरल और साथ ही वैज्ञानिक बना सकें। इसलिए विद्वानों ने विषय सामग्री को विभिन्न विभागों में बांटकर उसका अध्ययन करने की बात की है। जब विषय सामग्री को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करके उनका पृथक पृथक विश्लेषण किया जाता है तो इस पद्धति को हम अंतर्वस्तु या विषय विश्लेषण की पद्धति कहते हैं। इस विधि का प्रारंभ सन 1926 में सर्वप्रथम मेलकॉप वेल्ली ने समाचार पत्रों के अध्ययन के माध्यम से प्रारंभ किया। 1930 में वुडलैंड ने एक अध्ययन फॉरेन न्यूज़ इन अमेरिकन मॉर्निंग न्यूज़पेपर शीर्षक के अंतर्गत किया था। इस अध्ययन में समाचार पत्रों की भाषा का विश्लेषण करके महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए। इन अध्ययनों में अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि का ही उपयोग किया गया था। 1930 से 40 की अवधि में हैरोल्ड लॉस्पेल तथा कुछ अन्य विद्वानों ने प्रचार एवं जनमत से संबंधित अपने अध्ययनों में अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया। धीरे धीरे इस प्रविधि का प्रयोग न केवल राजनीति शास्त्र बल्कि समाजशास्त्र में भी होने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इस विधि का प्रयोग कुछ घटने लगा, लेकिन वर्तमान में शिक्षा, साहित्य, संगीत, पत्र पत्रिकाओं आदि में हमें यह प्रविधि काम में देखने को मिलती है। अब इसका हम अर्थ और परिभाषा देखेंगे। तो इसकी परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने दी है। बर्नार्ड बेरलसन के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण विषय वस्तु के वस्तुनिष्ठ क्रमबद्ध तथा परिमाणात्मक वर्णन के लिए अपनाई जाने वाली एक अनुसंधान प्रविधि है। कैप्लॉन के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति दी गई वार्ता के अर्थों की एक व्यवस्थित या गणनात्मक रूप से व्याख्या करती है। पीवी यंग के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण साक्षात्कारों, प्रश्नावलियों, अनुसूचियों तथा अन्य भाषा संबंधी अभिव्यक्तियों, लिखित तथा मौखिक द्वारा प्राप्त तथ्यों की अंतर्वस्तु में व्यवस्थित वैश्विक तथा मात्रात्मक वर्णन हेतु अनुसंधान की एक प्रविधि है। अंतर्वस्तु विश्लेषण की विशेषताएं। अंतर्वस्तु विश्लेषण की उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इस प्रविधि का संबंध संचार के अथवा भाषागत अभिव्यक्तियों द्वारा प्राप्त तथ्यों की अंतर्वस्तु से है। अंतर्वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत अनुसंधान की गुणात्मक सामग्री को विभिन्न उचित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इसके आधार पर गुणात्मक सामग्री का वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव होता है। इस प्रविधि के द्वारा गुणात्मक सामग्री को परिमाणात्मक सामग्री में बदलकर परिमापन योग्य बनाया जाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत गुणात्मक सामग्री का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण तथा निर्वचन किया जाता है। इस विधि का प्रयोग सामाजिक निष्कर्षों या सामान्यीकरणों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि के द्वारा अध्ययन सामाजिक जीवन तथा घटनाओं के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टि से प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने हेतु किया जाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य गुणात्मक सामग्री को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करना है। डॉर्विन बी कार्टराइट के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण का उद्देश्य अपरिष्कृत घटनाओं को ऐसे तथ्यों में बदलना है जो वैज्ञानिक तरीके से अनिवार्यतः प्रस्तुत की जा सके ताकि विज्ञान के पुंज की रचना की जा सके। इसके उद्देश्य हैं गुणात्मक अध्ययनों को परिमाणात्मक रूप में परिवर्तित करना, गुणात्मक अध्ययनों को वस्तुनिष्ठ बनाना, गुणात्मक तथ्यों को परिमापन के योग्य बनाना, संप्रेषण के साधनों के अध्ययन को आसान बनाना, प्रचार के साधनों का विस्तार करना, वैज्ञानिक विश्लेषण एवं निर्वचन को सरल बनाना, व्यवस्थित सिद्धांत का प्रतिपादन करना, तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण करना। अब इसकी इकाइयाँ क्या हैं? अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि का एक महत्वपूर्ण अंश अनुसंधान तथ्यों के अंतर्वस्तु की इकाइयों का चुनाव करना है। इन इकाइयों के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, पात्र, मदेन, प्रसंग तथा स्थान व समय की माप आदि। जैसे इसकी अब हम व्याख्या करें तो प्रथम है शब्द। अध्ययन किए जाने वाले भाषण, लेख, संपादकीय या अन्य लिखित अथवा मौखिक सामग्री में कुछ विशेष शब्दों या प्रमुख प्रतीकों या आकृति को अलग अलग लिखकर गिना जा सकता है एवं उनके आधार पर उस अध्ययन विषय, भाषण तथा लेख के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अमेरिका में आजकल समाचार पत्रों में छपी सामग्री में से कौन सा अंश कम या अधिक पढ़ा जाता है के संबंध में शोध कार्यों में शब्दों को ही इकाइयां मानकर अध्ययन किए गए हैं। वाक्य व अनुच्छेद। अंतर्वस्तु विश्लेषण में वाक्य अनुच्छेद को भी अध्ययन की इकाई के रूप में चुना जा सकता है।
वाक्य शब्दों का ही एक पुंज होता है जिसके माध्यम से किसी विचार प्रतिमान की प्रस्तुति होती है। पात्र उपन्यास, नाटक, कहानियां, सिनेमा, दूरदर्शन धारावाहिक आदि के पात्रों को नायक अंतर्वस्तु विश्लेषण की इकाइयां मानकर उनका अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से अध्ययन किया जा सकता है। मद अंतर्वस्तु विश्लेषण के लिए चुने जाने वाली इकाइयों में मद का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। यह मद एक लेख, एक उपन्यास, एक पत्रिका, एक कहानी, एक पुस्तक या एक भाषण आदि हो सकता है। स्थान तथा समय का माप समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में या रेडियो कार्यक्रमों में विभिन्न विषयों के लिए कितना स्थान अथवा समय निर्धारित किया जाता है, इसको भी अध्ययन की इकाई माना जा सकता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण की श्रेणियां। केवल अध्ययन की इकाइयों को चुन लेने मात्र से ही अंतर्वस्तु विश्लेषण के लिए आवश्यक तथ्य प्राप्त नहीं होते, जब तक कि इन इकाइयों को कुछ निश्चित श्रेणियों में विभाजित नहीं कर लिया जाए। अर्थात उन निश्चित श्रेणियों का निर्धारण जरूरी है जिनके अंतर्गत विषय सामग्री का वर्गीकरण करके उसका विश्लेषण किया जाए। अंतर्वस्तु विश्लेषण की जो श्रेणियां हैं उसकी दृष्टि से हम कुछ उदाहरण दे तो इस प्रकार है। विषय तथा इसके स्वरूप में अंतर के आधार पर विभेदीकरण हो। स्तर भेद यानी कोई शक्तिशाली कमजोर। मूल्य भेद, जैसे मूल्य कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हम धन संबंधी मूल्य हैं, आध्यात्मिक मूल्य हैं, भौतिकवादी मूल्य हैं, तो इस प्रकार हम मूल्यों के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। व्यक्तित्व भेद है, कोई व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, कोई बहिर्मुखी होता है, कोई अहमवादी है, कोई परार्थवादी है, तो ये हम व्यक्तित्व के आधार पर भेद कर सकते हैं। सामग्री के स्रोत हैं, हिंदी, अंग्रेजी व उर्दू लेखकों की रचना, हिंदी साहित्य व उर्दू साहित्य आदि हम सामग्री के स्रोत के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पात्र हैं, कथनों संबंधी भेद हो सकते हैं, विपरीत श्रेणियां हो सकती हैं, वर्ग भेद हो सकते हैं, कहानियों का वर्गीकरण हो सकता है। अब अंतर्वस्तु विश्लेषण के प्रमुख चरण, किन चरणों में कैसे इसका अध्ययन किया जाता है। तो पहला चरण है विषय से संबंधित तथ्यों का चुनाव। अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रथम चरण विषय से संबंधित उन तथ्यों को चुनना है जिनका अध्ययन हमें अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि द्वारा करना है। यदि समस्या से संबंधित तथ्य अधिक मात्रा में हैं तो हमें सीमित मात्रा में तथ्यों का चुनाव करने के लिए निदर्शन पद्धति का प्रयोग करना पड़ेगा। अध्ययन इकाइयों का चुनाव। तथ्यों के चुनाव के बाद दूसरा चरण अध्ययन की इकाइयों का चुनाव करना है। ये इकाइयां शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, पात्र, स्थान तथा समय आदि कुछ भी हो सकती हैं। जैसे प्रेमचंद के किसी उपन्यास का चुनाव कर लेने के बाद हम यह तय कर सकते हैं कि अध्ययन की इकाई पुरुष पात्र होंगे। अंतर्वस्तु की इकाइयों का श्रेणियों में विभाजन। प्रत्येक समस्या से संबंधित विभिन्न चरों को ध्यान में रखकर अध्ययन की इकाइयों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। प्रेमचंद के किसी उपन्यास के पुरुष पात्रों को नायक, सहनायक, खलनायक आदि श्रेणियों में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है। श्रेणियों का परीक्षण। अंतर्वस्तु विश्लेषण की प्रविधि द्वारा किए जाने वाला अध्ययन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि अध्ययन के लिए चुनी गई श्रेणियों की जांच कर ली जाए कि वे विश्वसनीय हैं अथवा नहीं। पद्धतियों का सही उपयोग हो। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अध्ययन की रूपरेखा अनुसार जिस पद्धति का उपयोग किया जाना है उसका उपयोग सही हो। अध्ययन की रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। उपयुक्त चरणों से गुजरने के बाद अध्ययन की रूपरेखा तैयार की जाती है ताकि यह निश्चित किया जा सके कि अध्ययन में प्रमुखतः किन विषयों पर ध्यान केंद्रित करना है। अंतर्वस्तु की इकाइयों को मापना। अंतर्वस्तु की प्रत्येक श्रेणी में जो सामग्री डाली जाती है उसे सांख्यिकी प्रणाली द्वारा मापने या गिनने का कार्य किया जाता है। इस परिमाणात्मक माप के माध्यम से अंतर्वस्तु का सही विश्लेषण और मूल्यांकन हो पाता है। विश्लेषणात्मक व्याख्या। प्राप्त तथ्यों का परिमाणात्मक माप कर लेने के बाद उनका वर्गीकरण एवं सारणीयन किया जाता है। इससे तथ्यों की समानता एवं भिन्नताओं का पता चलता है। इसके आधार पर ही तथ्यों की विश्लेषणात्मक व्याख्या की जाती है। रिपोर्ट तैयार करना। विश्लेषणात्मक व्याख्या के पश्चात पूरे अध्ययन के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है। इससे विश्लेषणों तथा निष्कर्षों की व्याख्या सहित सारणियों, चित्रों, ग्राफ आदि के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण से संबंधित हम कुछ उदाहरण दें तो इस प्रकार है। अंतर्वस्तु विश्लेषण संबंधी अनुसंधान का एक उदाहरण दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले जेड चैनल पर रात्रि 9 बजे अस्तित्व एक प्रेम कहानी धारावाहिक से हम कर सकते हैं। अलग अलग आयु समूह की स्त्रियों पर पड़ने वाले इस धारावाहिक के प्रभाव का अंतर्वस्तु विश्लेषण की सहायता से अध्ययन किया जा सकता है। इसमें यह अध्ययन किया जा सकता है कि धारावाहिक में नायिका को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है, किस प्रकार का सामाजिक जीवन दिखाया गया है और यह धारावाहिक किस प्रकार की अभिवृत्तियों, मूल्यों को प्रसारित कर रहा है। क्या वह धारावाहिक देखने वालों पर स्वस्थ प्रभाव डाल रहा है अथवा इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस विश्लेषण के परिणामों को गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। समाचार पत्र में छपे सन 1999 से 2000 में बिहार में जातीय आधार पर होने वाले खून खराबे, कत्लेआम का अध्ययन अंतर्वस्तु विश्लेषण के द्वारा किया गया। इस प्रकार का एक अध्ययन दो
अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा दूरदर्शन धारावाहिक कौन बनेगा करोड़पति का भी किया गया है। तो इस प्रकार से हमने अंतर्वस्तु विश्लेषण का आज अध्ययन किया, उसकी अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, चरणों के बारे में बात की। तो अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।